जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका मेरे चैनल विद्याराज पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उसमें उसी श्रृंखला में आज पार्ट 3 है, जिसका नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आप सभी को पता होगा भारत में कुछ गांव हैं और कुछ शहर हैं। यह सभी जगह होते हैं। भारत में कुछ गांव हैं और कुछ शहर हैं। इन दोनों में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ विभिन्नताएं होती हैं। रहन सहन में या खान पीन में ही लोगों के समानताएं या विभिन्नताएं होती हैं, या रहने सहने के ढंग से ही लोग समझते हैं कि ये गांव है और ये शहर है। लेकिन भारत आज से ही नहीं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व से ही नगरों का देश कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हड़प्पा सभ्यता या फिर अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे से हुआ है। नदी के किनारे होने का कारण ये है कि खेती करते थे जो लोग, तो खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था, जिससे अन्न का उत्पादन कर पाते थे। साथ ही जो पानी वाला साधन होता था, जल मार्ग जो होता था, वो साधन सस्ता और सुलभ होता था, जिससे लोग अपने अन्न या अनाज को दूसरी जगह बेचने या खरीदने लगे, जिससे कि व्यापार बढ़ा धीरे धीरे और लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ती गईं। धीरे धीरे जीवन आसान और सुरक्षित होने लगा। लोगों में व्यवसायों का विकास हुआ। कच्चे माल लोगों को उपलब्ध हो जाते थे और उनसे वस्तुओं को निर्मित करके वो दूसरे जगह पर बेचते थे, जिससे कि धीरे धीरे उनका जीवन उन्नत होने लगा और यही धीरे धीरे नगरों में विकसित होने लगे। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जब भारत में अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था। 1921 की बात है। पुरातत्वविदों के अनुसार पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई मतलब ये कि अब उसके अवशेष प्राप्त हुए। पूरा का पूरा एक नगर का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे खोदते गए तो पूरा एक नगर का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इसे सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। इसी तरह से और गांव मिले, जैसे कि सिंध प्रांत में ही एक और गांव मिला जिसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर मृतकों को दफनाया गया होगा या इस टाइप के कुछ अवशेष मिले होंगे या कुछ ऊंचाई पर ये मिला होगा, जिस वजह से इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। ये उसी के पास है। जैसे यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है सड़क और नालियों का। सड़क और नालियाँ इस तरह से व्यवस्थित थी कि इसी से पता चला कि यह सड़क नालियाँ व्यवस्थित थी। रहने सहने के ढंग या जो बर्तन या घर जो प्राप्त हुए लोगों को, उससे ही पता चला कि ये गांव नहीं नगर थे। इनकी विशेषताएं क्या थी? तो इनकी विशेषताएं ये थी कि जो नालियाँ थी सड़कों के किनारे पर छोटी नालियाँ हुआ करती थी, जो जा कर के एक बड़ी नालियों में मिल जाती थी। और जो छोटी नालियों में कुछ ढलान होता था, जो कि सीधे बड़ी नालियों में जाने में उसे आसानी होती थी, पानी उसमें नहीं ठहरता था। सड़कें जो थी पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर थी, एक दूसरे को संपोट पर काटती थी, जिस वजह से व्यवस्थित तरीके से नगर बसाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता जो है आज की डेट में तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये उस पाकिस्तान क्षेत्र में है। और भी कुछ जगह पर इनकी सभ्यताओं की खोज हुई, जैसे कि रोपड़ पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है और दामाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसमें से एक है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे के तट पर भी आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल प्राप्त हुआ था, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। नगरों की विशेषताएं क्या हुआ करती थी? जैसे हमने बताया अभी आपको कि सड़कें चौड़ी थीं, छोटी छोटी सड़कों तथा गलियों से, छोटी सड़कें गलियों से जुड़ी थी और गलियां बड़ी सड़कों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में थोड़ा सा ढाल होता था ताकि पानी आसानी से बह सके। भवन निर्माण की भी कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पर एक छोटा सा भवन दिखाया गया है, ये देखिए।
जिसमें कि 2 मंजिला मकान हुआ करते थे, शौचालय या फिर रसोई घर, शौचालय और आंगन हुआ करता था। ये सभी एक ही घर में उपस्थित हुए थे। बीच में या घरों के बीच में आंगन हुआ करता था, किनारे से कमरे हुआ करते थे। इसके अलावा अन्य गोदाम भी मिले हैं। जैसे गोदामों में क्या करते थे लोग, तो गोदामों में आसपास के गाँवों से जितने अनाज इकट्ठा करते थे वो रखते थे लोग उनमें। इनके अलावा मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर एक स्नानागार, बड़ा स्नानागार मिला है जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ये स्नानागार का चित्र दिखाया गया है, ये है। तो जिस बीच में स्नानागार है और किनारे किनारे पर कमरे बने हुए थे। शायद इनका उपयोग लोग किसी उत्सव या समारोह पर करते होंगे, जब बहुत लोग इकट्ठा होते होंगे एक साथ। इसके अलावा इनका रहन सहन कैसा था, तो चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था। इसके अलावा भी और खेती करते थे, जैसे कपास, मटर, तिल, चावल आदि की भी खेती किया करते थे। जानवरों में ये गाय, भैंस सबसे पहले पढ़ चुके हैं पहले लेसन में कि सबसे पहले हमने कुत्ता पाला था। उसके बाद गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी आदि भी पालतू पशु उनके हुआ करते थे। आभूषण यहाँ कुछ दिन के गहने दिए गए हैं, जैसे कि हाथ के, पैर के, गले में के आभूषण दिए गए हैं। इसे एक क्वेश्चन भी बनता है, कई क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये पाजेब जैसे पूछ लेगा कहाँ का है, कहाँ का आभूषण है। या देवी, अब पढ़ते हैं इनके हम देवी देवताओं के बारे में। देवी देवताओं में ये लोग सिंधुवासी के लोग जो थे पशुओं को देवता मानकर पूजते थे, पशुओं को देवता मानते थे। जैसे यहाँ पर एक हमें मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति इसे बोलते हैं, इसे मातृ देवी की मूर्ति बोलते हैं। और ये अजीब सी थोड़ी सी है, लेकिन इसके अलावा लोग पशु, पक्षी, जीव आदि पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। इसका पता कैसे चला, तो इसका पता जैसे पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति, पीपल की पत्तियों और सांप की आकृतियां भी बनी हुई है। इससे पता चलता था कि लोग सांप की भी पूजा करते थे। इतिहासकारों की माने तो सभ्यता में चार मुख्य धर्म के 4 मुख्य उद्देश्य, 4 मुख्य विशेषताएं थी इनकी। मातृशक्ति की उपासना, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा, ये 4 की मेन पूजा करते थे। मातृशक्ति की ये फोटो आपको दिखाई गई है। और शिव पूजा किया करते थे, जैसे कि ये शंकर भगवान का, जैसे ये सांप की पूजा होती थी। और वृक्षों की पूजा किया करते थे और पशु पूजा, ये 4 विशेष इनके देवता माने जाते हैं। काम धंधे में लोग क्या करते थे, हथियार बनाना इनका मेन काम था और खेती करते थे। इस समय के जो हथियार थे थोड़ा सा अच्छे टाइप के हथियार थे, जैसे कि कुल्हाड़ी में हत्थे लगे होते थे, कुल्हाड़ी वगैरह में हत्थे लगे होते थे, भद्दे आकार के नहीं होते थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जो पहले के हथियार हुआ करते थे वो भद्दे थे, पाक ऐतिहासिक काल के। फिर आद्य में थोड़ा सा विकास हुआ, फिर नवपाषाण काल में उसका अत्यधिक विकास हो गया। और धातुओं का ज्ञान था इन लोगों को, जैसे कि कांसा, तांबा और टिन को, जैसे सबसे पहले तांबे का विकास हुआ था। तांबे की खानें पाई जाती थी जहाँ से लोग तांबे निकालते थे, पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब इसमें पढ़ेंगे कि तांबा और टिन मिलाकर इन्होंने एक नई धातु बनाई जिसको कांसा कहा गया। बैलगाड़ी यहाँ दिखाई गई है एक, पहिए का विकास हम पढ़ चुके हैं। नवपाषाण काल में पहिए का विकास हो चुका था, तो पहिए के विकास का लोगों ने उपयोग करना सीखा। जैसे पहिए से ही चाक बनाते थे, उससे मिट्टी के बर्तन मनके बोला जाता था, मनके बनाना लोगों ने सीख लिया। या फिर यहाँ से एक बैलगाड़ी दिखाई गई है, इस टाइप से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग करते होंगे लोग। जैसे यहाँ देखिए मनके बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो अपने बर्तन बनाने की विशेष कला के लिए प्रसिद्ध था। और इसी के साथ साथ मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। लोगों में वास्तु का भी धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे बहुत सारे कारीगर मिले थे। कारीगर कैसे पता चला कि कारीगर थे, तो ये तरह तरह की मूर्तियाँ और मनके जो मिले थे, इससे पता चलता है कि उस समय में भी लोग कारीगर टाइप के थे, जो अलग अलग कारीगर से चीज़ें बनाते थे और उनको बेचते थे। वस्तु विनिमय कैसे होता था, जैसे व्यापार के लिए हम आप आज रुपये पैसे का उपयोग करते हैं, उस समय में रुपये पैसे का विकास नहीं था, तो विनिमय के लिए या फिर व्यापार के लिए लोग वस्तुओं की लेन देन करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देते थे। इसी के थ्रू व्यापार होता था। यहाँ पर जैसे ये देखिए कुछ मोहरें दिखाई गई हैं, तो इन मोहरों का क्या उपयोग होता था। मोहरें जैसे कि
जो व्यापारी होते थे अपने सामान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे तो मिट्टी से लेप लगाकर उस पर इन मोहरों को छाप देते थे, जिससे कि ये पहचान हो सके कि ये सामान किसका है, किस व्यापारी का है। व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया जो कि इराक में पड़ता है और हड़प्पा नगर, इनके बीच में व्यापार होता था। में नाप तौल के लिए लोग बटखरे और पैमाने का उपयोग सीख गए थे, जैसे यहाँ भी दिखाया गया है, मोहर या बटखरे पैमाने का उपयोग करते थे। इनकी लिखावट कैसी थी? तो लिखावट इनकी ऐसी थी कि जिसको कि पढ़ा नहीं जा सका, इसी कारण से इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि लिखावट हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिनके अक्षर चित्रों से मिलते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए, इस वजह से ही हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। धीरे धीरे इन नगरों को धीरे धीरे ये नगर ख़त्म भी होते गए। कैसे ख़त्म हुए? बड़ी बड़ी त्रासदियाँ आई या फिर महामारी या युद्ध, अस्त्र शस्त्र मिले हैं जिनसे पता चलता है कि युद्ध के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण, महामारी के कारण इन सब चीज़ें धीरे धीरे दबती गईं और इनका विनाश हो गया। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसे का विकास हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ के जो नगर मिले हैं, जो नगर काफ़ी साफ़ सुथरे और शांति प्रिय थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत ही साफ़ सफाई और शांत प्रिय लोग थे। अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि लड़ाई झगड़े में इनका नहीं था। अब विश्व की कुछ अन्य सभ्यताएं भी मिली हैं, जैसे मेसोपोटामिया। भी हमने ऊपर पढ़ा कि मेसोपोटामिया कहाँ पड़ा था? इराक में पड़ा था। तो ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित एक सभ्यता है और इनकी लिपि चित्रात्मक है। जैसे यहाँ देखिए एक चित्र के माध्यम से बैल या फिर मछली को बनाया गया है और इन्हीं के माध्यम से पूरी भाषा लिखते थे। मिस्र की सभ्यता सभी जानते हैं, पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र की सभ्यता में ये नील नदी के किनारे पाई गई थी मिस्र को, और इसमें ममीज़ पाई गई हैं। जैसे पहले के जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनके शवों को लोग नाइट्रोजन नामक पदार्थ लगाकर, लेप लगाकर पतले मुलायम कपड़े से ढक देते थे और इनको ढक कर रखा जाता था और इनको किसी पिरामिड के अंदर रखा जाता था। साथ ही इनके उपयोग की वस्तुएं भी उसमें रखी जाती थी। इन लोगों की एक मान्यता थी कि मरने के बाद भी लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसे ही पिरामिड कहा गया। इसीलिए पिरामिड में बहुत बहुमूल्य वस्तुएं भी हुआ करती थी। क्रीट की सभ्यता महान द्वीप सभ्यता भी इसको कहते हैं और यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। यह अपने बर्तन बना या फिर जो मनका बनाने के लिए विशेष प्रसिद्ध थी। चीन की सभ्यता वांगाहो नदी के किनारे विकसित हुई थी और सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन से ही माना जाता था। लोग कपड़ों पर या बांस पर लिखना प्रारंभ किए थे सबसे पहले चीन में ही। कागज़ धीरे धीरे इनका विकास हुआ तो कागज़ का भी। इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है हमारा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है हम कर देते हैं, जैसे कि निम्नलिखित सही विकल्पों का सही पर निशान लगाइए। निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो आप बताइए कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन नगर बसे थे, कैसे बसे थे? तो निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। कुछ खाली स्थान है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? पीछे पढ़ चुके हैं, मृतकों का टीला। रोपण भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो रोपण पंजाब में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। व्यापार कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया, पहले पढ़े थे हम लोग, मेसोपोटामिया इराक से और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच होता था व्यापार इनका। सही जोड़े बनाने हैं, जैसे कि रोपड़। इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे इनके नाम याद कर लीजिए। मेन तो ये नाम आपके आएंगे एग्ज़ाम में। और ये जो है व्यापार के, इसका एक एक जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जितने भी ऑप्शनल टाइप हों या फिर खाली जगह हों, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग लगाइएगा, जिससे आपका पता चले कि लेसन कितना समझ में आया आपको। रोपड़, जैसे रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन फंसता है एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि पीसीएस तक में आता है। कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
हड़प्पा के लोग विदेश व्यापार किस देश के साथ करते थे? तो किस देश के साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से जानी जाती है? तो मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर देखिए सभ्यताओं का विकास किस नदियों के किनारे पर हुआ है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला फरात नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के, और क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर, चीन की सभ्यता वांगाहो और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। इस तरह से लेसन समाप्त होता है हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।